नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर से जीएस विद महेंद्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम फिर से अपनी इस सामान्य अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। ये श्रृंखला आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी साथियों, इसलिए क्योंकि ये एक तरह से आपको एग्जाम बूस्टर की तरह काम करेगी दोस्तों। तो चलिए हम इस श्रृंखला को शुरुआत करते हैं। ये श्रृंखला आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर जरूर बढ़ाएगी। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे सिख धर्म के त्यौहार की। दोस्तों, हिंदू धर्म के हमारे खत्म हो चुके हैं, मुस्लिम धर्म के हो चुके जो इम्पोर्टेंट थे। आज सिख धर्म के विषय में पढ़ाते हैं। तो सिख धर्म का जो सबसे पहला त्यौहार है वो दोस्तों वो कौन सा है? गुरु पर्व त्यौहार है। ये 10 सिख गुरुओं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। जो 10 सिख गुरु हैं उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, परंतु उनमें से विशेष रूप से सबसे ज्यादा किसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है? गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों। ये हो गया गुरु पर्व। हाँ, मैं एक चीज आप बता दूं कि गुरु नानक के जन्म दिवस को गुरु नानक जयंती के नाम से भी मनाया जाता है, अलग से भी। अब साथियों आगे चलते हैं। बैसाखी, ये प्रतिवर्ष जो है 13 या 14 अप्रैल को दोस्तों, ये प्रतिवर्ष 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है बैसाखी। ये सिख नववर्ष और खालसा, देखो दोस्तों, ये सिख नववर्ष और खालसा पंथ के जन्म उत्सव के स्वरूप मनाया जाता है। यानी कि जो बैसाखी है, प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन सा त्योहार सिखों के नववर्ष का आगमन माना जाता है। तो प्रिय छात्रों, ये है हमारा बैसाखी, जो कि जब से सिख लोग जो है इसको अपने नववर्ष के रूप में मानते हैं साथियों। और खालसा पंथ का स्थापना भी कह सकते हैं इसी दिन हुई थी। यह सिखों की बसंत की फसल कटाई का उत्सव भी होता है। यह सिखों की बैसाखी त्योहार जो है दोस्तों, सिखों की बसंत की फसल कटाई का उत्सव भी होता है प्रिय छात्रों। आगे अगला त्योहार है लोहड़ी। ठीक है दोस्तों, ये 13 जनवरी को मकर संक्रांति से पहले माघ महीना हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो माघ महीना होता है, माघ महीने में मनाया जाता है। सामान्यतः आप लोग देखे होंगे कि जो हिंदू धर्म में एक त्योहार होता है मकर संक्रांति, जिसको खिचड़ी बोलते हैं, उससे एक दिन पहले इसका आयोजन किया जाता है, यानी सिख लोग इसको मनाते हैं। लोहड़ी किस लिए मनाया जाता है दोस्तों? तो लोहड़ी उर्वरता और जीवन के उत्साह का उत्सव है ये। यानी कि लोहड़ी उर्वरता और जीवन के उत्साह का उत्सव मनाने का पर्व है, जो कि मकर संक्रांति से एक दिन पहले यानी कि 13 जनवरी को मनाया जाता है। क्योंकि सामान्यतः हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि जो खिचड़ी की जो डेट है वो सामान्यतः 14 जनवरी मानी जाती है, तो 13 जनवरी को लोहड़ी मनाया जाता है प्रिय छात्रों। आगे है दोस्तों, इसका एक और है सोडल मेला। सोडल मेला भी किससे संबंधित है? तो सिख धर्म से संबंधित है। और बाबा सोडल थे, क्या थे? बाबा सोडल, सिख धर्म के को श्रद्धांजलि देने के लिए ये मनाया जाता है। इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है दोस्तों कि ये जालंधर में मनाया जाता है। जालंधर में इस मेले का आयोजन होता है। जालंधर किस लिए फेमस है? और भी बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है जालंधर, जैसे कि ऊनी कपड़ों के लिए फेमस है साथियों। तो ये मेरे दोस्तों, ये हो गए सिख त्योहार, जिसमें से बैसाखी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि सिखों का वह कौन सा त्योहार है जो नववर्ष के आगमन का सूचक है, तो वो कौन सा है? बैसाखी है दोस्तों। अब आगे चलते हैं पारसी उत्सव। पारसी उत्सव में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है हमें, बस केवल एक ही त्योहार पढ़ना है। जैसे दोस्तों जमशेदी नवरोज, ये क्या है? पारसी समुदाय का नववर्ष, यानी कि जिस दिन ये त्योहार मनाया जाता है
उस दिन से पारसी लोग मानते हैं कि हमारा नया वर्ष शुरू हो गया है दोस्तों। और एक चीज बता दूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है त्योहार में इससे कि पूछा जाता है कि अग्नि पूजक किस धर्म के लोगों को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पारसी धर्म के लोगों को, यानी कि पारसियों को क्या कहा जाता है, अग्नि पूजक कहा जाता है। क्योंकि इनके क्रियाकलापों में, धार्मिक अनुष्ठानों में अग्नि का जो है महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक चीज और बता दूं मैं यहाँ से कि वर्तमान समय में जो हमारे टाटा ग्रुप के जो सबसे बड़े अधिकारी या चेयरमैन हैं, जैसे कि रतन टाटा जी, वो भी एक पारसी धर्म से संबंधित हैं प्रिय छात्रों। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ये यहाँ से शुरुआत करते हैं। अब देखो दोस्तों, ये हमने पढ़े धार्मिक त्योहार। कुछ ऐसे त्योहार होते हैं जिनको हम धर्मनिरपेक्ष त्योहार कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष त्योहार का मतलब ये होता है दोस्तों कि जिसमें कई धार्मिक समुदाय के लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, उन्हें कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष। और धार्मिक त्योहार वो होते हैं जिसमें किसी विशेष धर्म के लोग ही हिस्सा लेते हैं, वो धार्मिक त्योहार होते हैं साथियों। ठीक है, तो यहाँ धर्मनिरपेक्ष त्योहार जैसे होते हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत आएगा जैसे नव वर्ष, मतलब कि कुछ ऐसे क्षेत्र विशेष में लोग जो है नव वर्ष को अलग अलग नामों से मनाते हैं और उनका एक त्योहार होता है। जैसे कि हिंदू कैलेंडर के आरंभ का संकेत होता है अलग अलग। भाई देखो, ऐसे तो हम लोग 1 जनवरी को जो हमारा स्टार्ट होता है तो नया वर्ष मानते हैं, परंतु हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है जो नव वर्ष जो है अलग समय में होता है और जिसका स्थानीय नाम यानी कि अलग अलग स्थानों पर एक विशेष नाम दिया गया है। तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है और यहाँ से कई बार पेपर में प्रश्न पूछे भी गए हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं स्थानीय नाम और क्षेत्र, जैसे कि उगादी या चैत्र शुद्ध पादयमी। दोस्तों मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, उगादी या चैत्र शुद्ध पादयमी, ये क्या है, ये जो त्योहार है ये जो है एक तरह से नव वर्ष के आगमन का संकेत देता है। और ये कहाँ पर मनाया जाता है प्रिय छात्रों, ये आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में इस त्योहार को मनाया जाता है। यहाँ से ये जितने मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों। तो उगादी या चैत्र शुद्ध पादयमी कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये गुड़ी पड़वा या इसी को गुड़ी पावा भी कहते हैं, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। जब महाराष्ट्र में इसको मनाया जाता है तो महाराष्ट्र के लोग उस दिन से मानते हैं कि हमारा नए वर्ष का आगमन हो चुका है दोस्तों। फिर अगला है संवत्सर पाड़वो, ये गोवा में मनाया जाता है। ये जो त्योहार देखो दोस्तों, ये त्योहार जो है नव वर्ष के आगमन के ही मगर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। संवर पाड़वो क्या है, गोवा में मनाया जाता है। ये क्या है, नव वर्ष के आगमन का त्योहार है। दूसरा जैसे है नव वर्ष, इसे ही पोइला बोईसाख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोइला बोईसाख। दोबारा पढ़ देता हूँ, नव वर्ष और इसका अन्य नाम क्या है, पोइला बोईसाख, जो कि पश्चिम बंगाल में नववर्ष का ये नाम दिया गया है, ये मनाया जाता है। दूसरा है पुथांदु। पुथांदु दोस्तों ये तमिलनाडु में उत्सव है, नववर्ष का उत्सव है। ये पेपर में आपसे ऐसे ही पूछेगा, पूछ लेगा कि गुड़ी पड़वा नामक नववर्ष का उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है, या ऐसे पूछेगा, उल्टा पूछेगा कि महाराष्ट्र में नव वर्ष आगमन के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो गुड़ी पड़वा दोस्तों। अब आते हैं पुथांदु, जो कि कहाँ पर मनाया जाता है, तमिलनाडु में। विशु त्योहार, विशु भी नव वर्ष के आगमन की शुरुआत करता है, जो कि कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों, केरल में मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और, मैं केरल का नाम अगर मैं बता दूं कि कभी कभी ये भी पूछ देता है कि केरल की जो भाषा है, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों केरल में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है प्रिय छात्रों। कौन सी बोली जाती है, मलयालम। मलयालम भाषा कहाँ पर बोली जाती है, केरल में बोली जाती है प्रिय छात्रों। ठीक है,
अब आगे जाते हैं, जैसे कि केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, और आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु भाषा बोली जाती है। फिर से बता देता हूँ, यहाँ तीनों से प्रश्न बनते हैं। केरल की भाषा कौन सी बोली जाती है? मलयालम। तमिलनाडु की तमिल भाषा, और आंध्र प्रदेश की जो भाषा है वो कौन सी है? तेलुगु है। देखो जैसे ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है? तेलुगु है। प्रिय छात्रों, कौन सी भाषा है? तेलुगु। मैं चाहूंगा कि आप लोग नोट्स जरूर बनाएं। और इसी तरह कर्नाटक की भाषा क्या है? कन्नड़ भाषा है। तो सामान्यतः जो प्रश्न पूछा गया यहाँ से और यहाँ से, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु, और केरल की मलयालम, तमिलनाडु की तमिल। ठीक है। अब अगला त्योहार की बात करता हूँ दोस्तों, सैर ए गुल फोरसा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार है, और इसके विषय में पढ़ते हैं। ये फूलों वालों की सैर, क्या है दोस्तों? फूलों वालों की सैर, इस त्योहार को भी कहा जाता है। फूलों वालों की सैर के नाम से भी इस त्योहार को जाना जाता है। कौन सी? फूलों वाली, फलों वाली नहीं दोस्तों, फूलों वाली सैर के नाम से भी इस त्योहार को जानता है। फूलों का वार्षिक त्योहार है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो सैर ए गुल फरोशा है, ये फूलों का वार्षिक त्योहार है। ये सामान्यतः कहाँ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? पुरानी दिल्ली में प्रसिद्ध है, में मनाया जाता है। ये त्योहार किस लिए मनाया जाता है? सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। यानी कि इसमें क्या होता है? सभी धर्मों के लोग इकट्ठा होते हैं और इस त्योहार को क्या करते हैं? मनाते हैं। तो सांप्रदायिक सद्भाव यानी कि सभी धर्म के लोग, सभी संप्रदाय के लोग मिलकर भाईचारा को बढ़ाते हैं। ठीक है। और इसमें महरावली में ख्वाजा बख्तियार काकी की मजार से योग माया मंदिर तक जुलूस निकाला जाता है। किस त्योहार में? इसी सैर ए गुल फोरसा त्योहार में। कहां से? ये पूछा जाता है कि महरावली वो स्थान है जहां पर कुतुब मीनार भी स्थित है दिल्ली में। तो महरावली में ख्वाजा बख्तियार काकी की जो मजार है वहां से एक जुलूस निकाला जाता है, जिसमें सभी धर्मों के लोग, यानी खासकर जैसे हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के लोग साथ मिलकर इस जुलूस में भाग लेते हैं और योग माया मंदिर तक जो है यात्रा करते हैं और उत्सव मनाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है, और इसी का फैक्ट है कि इस त्योहार को जो है अकबर द्वितीय थे, अकबर द्वितीय, ये जो है औरंगजेब के वंशजों में से आते हैं। तो अकबर द्वितीय थे, अकबर द्वितीय की रानी मुमताज महल ने इसे शुरू किया था। दोस्तों अकबर द्वितीय के विषय में, और इस मुमताज महल के विषय में कंफ्यूज मत होना। एक तो शाहजहां की पत्नी थी, उसका भी नाम था मुमताज, और ये भी क्या है? इसका भी नाम क्या है? मुमताज महल नाम है। प्रिय छात्रों, अब अकबर द्वितीय के विषय में बता दूं, अकबर द्वितीय ने ही राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि भी दी थी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने ही दी थी छात्रों। तो ये हमारा हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैर ए गुल फरोशा को किसने शुरू किया था? तो अकबर की पत्नी मुमताज महल ने शुरू किया था। दो त्योहार और बचे हैं दोस्तों, जैसे ओणम। ओणम जो है केरल का राजकीय उत्सव है। प्रिय छात्रों, कहाँ का राजकीय उत्सव है? केरल का राजकीय उत्सव है। ये मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चिगम में मनाया जाता है। मैंने बताया, देखो केरल की भाषा क्या होती है? मलयालम। तो मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चिगम में मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा कि मलयालम कैलेंडर का जो पहला महीना कौन होता है? चिगम होता है। ठीक है दोस्तों। ये मुख्यतः फसल का उत्सव है। किस चीज का उत्सव है ये? फसल का दोस्तों, फसल का उत्सव है ये। ठीक है। आगे थोड़ा मैं पढ़ रहा हूं, शायद आपको स्पष्ट न दिख रहा हो। वल्लम काली या इसे ही सर्प नौका दौड़ कहा था। दोबारा पढ़ देता हूं, वल्लम काली या सर्प नौका दौड़ इसी उत्सव के समय की जाती है। और कहां पर की जाती है? पुन्नामाडा झील में। और इस नौका दौड़ में जो विजेता होता है उसे नेहरू नौका दौड़ प्रतियोगिता ट्रॉफी दी जाती है मेरे छात्रों। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगला पढ़ते हैं। इसके बाद ओणम के बाद आता है पोंगल। प्रिय छात्रों, ये भी यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया। यहाँ सीधा सीधा प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि ओणम जो त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है। आप कंफ्यूज हो गए केवल दो में, कि तमिलनाडु में मनाया जाता है कि केरल में मनाया जाता है।
पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है कि केरल में मनाया जाता है। तो बस इन्हीं दो में कंफ्यूजन होगा। तो ओणम कहाँ मनाया जाता है, केरल राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। अगला आता है पोंगल, ये तमिलों द्वारा मनाया जाता है और ये भी क्या है, फसल उत्सव का त्योहार है जो कि सामान्यतः 13 से 16 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। पोंगल का अर्थ होता है मित्रों उबालना, ठीक है। और ये पोंगल मतलब तमिल भाषा के कैलेंडर, ये बेटा यहाँ पे लिखा है थाई महीना, थाई तमिल भाषा का जो तमिल कैलेंडर है उसमें थाई महीना आता है, थाई महीने में मनाया जाता है। और फसल जब कटती है तो फसल कटाई के दौरान जो पहली फसल चावल की जो उगती है उसको क्या किया जाता है, उबाला जाता है, यानी कि फसल के पहले चावल को उबाला जाता है, ठीक है। और इसी समय जैसे धान है, ईख है, हल्दी है, इन सभी फसलें काटी जाती हैं। तो इन्हीं फसल कटाई के उत्सव में ही ये मनाया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और आप सभी को बहुत ही मजा आ रहा होगा दोस्तों। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप सभी को और भी आनंद आएगा इस सीरीज में। तो आज ये आप समझ गए होंगे कि पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में, और ओणम कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। तो मेरे दोस्तों आज ये त्योहार का टॉपिक खत्म हो गया। कल हम कुछ विशेष मेलों के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप जो है लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें और नई नई जानकारियां प्राप्त करें ताकि आपका जीएस का जो पोर्शन है वो और भी मजबूत होता जाए। तो यहीं पर मैं आज इस अपने सेशन को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।